हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सेतु होता है। सेतु मतलब क्या होता है कि इसमें चार प्रतिरोधों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि चारों प्रतिरोध समांतर क्रम में रहेंगे। जैसे हम मान लेते हैं एक ब्रिज बनाते हैं ऐसे 2, 3 और 4। एक प्रतिरोध यहाँ हो गया, एक प्रतिरोध यहाँ हो गया, एक प्रतिरोध यहाँ और एक प्रतिरोध यहाँ। ठीक है, इनके नाम लिख देते हैं ए, बी, सी, डी। चार नाम हो गए इसके। एक नाम है इसका ए, एक बी, दूसरा सी और तीसरा डी। इसमें हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, इसके एक विकर्ण पर एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इस प्रकार से सेतु बनाते हैं जिसमें ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसमें जो विक्षेप हो वो विक्षेप शून्य हो। विक्षेप शून्य होता है, इससे ये पता चलता है कि जो आपका सेतु है वो संतुलित अवस्था में है। इसके दूसरे विकर्ण से एक जो ए है और दूसरा बी है, इससे हम जोड़ देते हैं एक सेल जोड़ देते हैं जिसका जो पोटेंशियल है या विभवांतर है वो वी है। वी में एक प्लस होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ से जो विद्युत धारा बहती है उस विद्युत धारा का नाम आई है और बिंदु ए पर आई दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक का नाम है I1 और दूसरा होता है I2। ये करंट यहाँ से निकल जाता है I2 और यहाँ से निकल जाता है I1 और ये I। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो आप ये गैल्वेनोमीटर देख रहे हो इसमें विक्षेप शून्य होता है, तो ये संतुलित अवस्था में आता है। चार प्रतिरोध, चारों प्रतिरोधों के हम नाम लिख देते हैं जिनके नाम है P, Q, R और S। ये सब अपने मन से नाम लिखे हैं P, Q, R, S। आप लिखना चाहो R1, R2, R3, R4, आप इसके जो भी नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। ध्यान में ये रखना आपको कि P, Q, R और S चार प्रतिरोध हैं। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें सिर्फ आपको ये दिखाना होता है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये चारों प्रतिरोध अगर इस प्रकार जोड़े गए हैं कि विक्षेप शून्य हो तो उस दशा में P/Q बराबर R/S होता है। इसी को दर्शाना होता है हमको व्हीटस्टोन ब्रिज में कि जो चारों प्रतिरोध हैं उनके संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पोटेंशियल को देखते हैं कि किसका पोटेंशियल कितना है। एक जो बैटरी लगी है इसका विभवांतर V है। आप देखोगे बिंदु ए पर इसका विभवांतर V हो जाएगा और बिंदु बी पर जो विभव है वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, जब ये देख रहे हो आप लोग कि बिंदु सी से डी में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें विक्षेप शून्य हो रहा है, तो आप देखोगे कि इसमें करंट नहीं जाने का कारण क्या होगा। बिंदु सी और बिंदु डी, जो ये बिंदु सी है और जो ये बिंदु डी है, इसका पोटेंशियल हम x मान लेते हैं। इसका पोटेंशियल क्या माना जाता है, x मान लेते हैं। x मानने का रीजन ये है कि विभव या विद्युत धारा जो फ्लो करती है, विद्युत धारा जो फ्लो करती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है। अब जैसे विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चल रही है तो यहाँ से धारा A से C की तरफ तो चली जाएगी, लेकिन वो C से D की तरफ नहीं जा पाएगी क्योंकि यहाँ का विभवांतर x है और यहाँ का विभव भी x है। तो C से वो B पर चली जाए क्योंकि यहाँ का विभव ज़्यादा और यहाँ का विभव कम है। अब देखना ध्यान से क्या करना होता है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि A से C पर जाने पर जो विभव उत्पन्न होता है या विभवांतर कितना होता है, तो आप देख सकते हो वो हो जाएगा V-x। A का विभवांतर V, C का विभवांतर x, तो दोनों का भी जो विभवांतर AC का जो विभवांतर होगा वो V-x होगा। और V-x बराबर आप देखो क्या होगा, एक तो विद्युत धारा इसकी होगी I1 और इसके संगत जो प्रतिरोध लिखा गया वो है P। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। आगे क्या करते हैं, आगे हम C से जब B की तरफ जाते हैं तो आप देखोगे C का जो विभव है वो x है और जो B का विभव है वो 0 है। C का विभव x और B का विभव q, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकंड। फिर क्या देखते हैं, इस वाले करंट को भी देख लेते हैं। A से D की तरफ धारा जाएगी क्योंकि A का विभव ज्यादा है और D का विभव कम है। यहाँ पर हो जाएगा V-x इसका विभव और ये विभव हो जाएगा बराबर I2 × इक्वेशन थर्ड। अब देखेंगे D से C की तरफ करंट नहीं जाएगा क्योंकि दोनों बिंदुओं पर विभव बराबर है। करंट इस डायरेक्शन में जाएगा D से B की तरफ और जो इसका विभवांतर होगा वो होगा x - 0 = I2S।
और ये हो गया समीकरण 4। हमको दिखाना क्या है, P बटे Q बराबर R बटे S। इसको हमको ध्यान में रखना है। आप देखोगे समीकरण 1 और समीकरण 3, यहाँ का विभव v माइनस एक्स है और यहाँ का विभव v माइनस एक्स है। और जो दूसरा समीकरण और चौथा समीकरण है, यहाँ का विभव x माइनस 0 और यहाँ का विभव x माइनस 0 है। क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को, लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से तथा समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने आप देखोगे यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग दे रहे हैं और समीकरण 2 को समीकरण 4 से। समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग देना है और समीकरण 2 को समीकरण 4 से भाग देना है। जब 1 को हम 3 से भाग देंगे, आप देखोगे ये हो जाएगा v माइनस एक्स बटे v माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा I1P बटे I2R। इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 1 इक्वल टू I1P इक्वल टू I2R। ये हो गया इक्वेशन 4, इक्वेशन 5। आगे देखते हैं, जब इसी क्वेश्चन को दूसरे को जब चौथे से भाग दिया गया, दूसरे को चौथे से भाग दोगे, आप देखोगे हो जाएगा x माइनस 0 बटे x माइनस 0 इक्वल टू I1Q बटे I2S। इसको सॉल्व करोगे, आप देखोगे 1 इक्वल टू I1Q बटे I2S। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 6। आप देख रहे हो दोनों समीकरण में लेफ्ट साइड जो है दोनों तरफ 1 है, राइट साइड वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो आप कह सकते हो समीकरण 5 और समीकरण 6 से। आप समीकरण 5 और 6 से देखोगे, जो अगर दोनों वैल्यू बराबर कर दी जाएंगी तो आप देखोगे I1P बटे I2R बराबर I2Q बटे I2S, I1Q बटे I2S। I2 से I2, I1 से I1, ये कैंसिल हो गया। Q को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे R से, हो जाएगा P बटे Q बराबर R बटे S। ये क्वेश्चन प्राप्त हो गया। आपसे यही बताया गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें विक्षेप शून्य होना चाहिए। विक्षेप शून्य होने का मतलब C से D की तरफ या D से C की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। इसी स्थिति में जो सेतु है वो संतुलित अवस्था में रहेगा और P बटे Q बराबर R बटे S या P बटे R बराबर Q बटे S। कहने का मतलब संगत प्रतिरोध बराबर होंगे और संगत प्रतिरोध बराबर होंगे, जिससे इसका जो उपयोग होता है या व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है वो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे मीटर ब्रिज क्या होता है। थैंक यू।